उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नाबार्ड के आयोजित सेमिनार में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। प्रदेश के विकास के लिए नाबार्ड के सहयोग को सराहा। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए अहम फैसले। कोरोना को लेकर सरकार का फैसला, सख्ती से गाइडलाइंस का होगा पालन। नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। नैनीताल में कोविड नियमों का सख्ती से पालन, जाम से निपटने के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त। और कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए देहरादून में एंट्री के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी, डीएम ने जारी किया आदेश। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं नाबार्ड की। देहरादून में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड द्वारा स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का विकास यात्रा हम सभी की सामूहिक यात्रा है। इसमें सभी को पूरी तरह से तत्परता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने में नाबार्ड का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। स्वयं सहायता समूह जो काम करते हैं वो बहुत सारी योजनाओं में नाबार्ड से ऋण लेकर अपना काम करते हैं, बैंकों के द्वारा लेते हैं। हमने कहा है कि बैंक भी उनके प्रोत्साहन के लिए आगे आए और जितना भी हो सकता है स्वरोजगार के क्षेत्र में है, हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की जो बुनियादी आधारभूत ढांचे हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, लघु और जो सीमांत के हमारे किसान हैं उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए सभी को आगे आकर काम करना होगा, जिससे कि हमारे राज्य को जो हमने जो बोधिसत्व कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार राज्य की रजत जयंती वर्ष जब हमारा मनाया जा रहा होगा, तब तक हम जो है हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में जाने। अब बात करेंगे कैबिनेट की बैठक की। सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर कई अहम मसलों पर चर्चा की गई। कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ खास रहा, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सरकारी अस्पताल में हर वर्ष बढ़ने वाले सर्च चार्ज को माफ कर दिया गया। समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिलने वाली वृद्ध पेंशन को 200 रुपए बढ़ाया गया है। पेंशन 1200 रुपए से अब 1400 रुपए बढ़ाई गई है। पति पत्नी दोनों को ही पेंशन देने पर मोहर लगी है। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान वेतन मिलेगा। सरकारी महाविद्यालय विकास खंड में इंटर कॉलेज में योग शिक्षकों की भर्ती होगी। 214 योग शिक्षकों की होगी नियुक्ति। नरेंद्र नगर में विश्वविद्यालय संस्थान खोले जाने को भी कैबिनेट में मंजूरी मिली। पीडब्ल्यूडी विभाग के संविदा कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए चयन प्रक्रिया अधिकृत की गई। नगर निगम में विस्तार किए जाने वाले नए क्षेत्रों में व्यवसायिक भवनों पर टैक्स के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत। पीआरडी कर्मचारियों की मांग को लेकर सीएम धामी को किया गया अधिकृत। खटीमा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का पुतला फूंका। विरोध कर रहे आप नेता एसएस कलेर ने कहा कि अमर्यादित शब्दों से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की बौखलाहट नजर आ रही है, जो आम आदमी पार्टी के आने से आई है।
आम आदमी पार्टी की पॉलिसियां आ रही हैं बिजली के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए, उससे भाजपा बखला गई है। और जिस तरीके से उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल करे हैं उत्तराखंड के नागरिकों के लिए, वो निंदनीय है। हम उनका विरोध करेंगे और भाजपा को ये पूछेंगे कि जब आपके मंत्रियों को 4-4 हज़ार यूनिट बिजली फ्री मिल रही, जो सुविधा ले रहे हैं, हरामखोर तो ये हुए ना, ये इनको हरामखोरी की आदत पड़ी है। जब किसी जनता को कुछ मिलने लगता है तो इनको क्यों पेट में इनके दर्द होने लगता है। भगवानपुर में हुए बसपा सम्मेलन पर कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने चुटकी लेते हुए कहा, उन्होंने सम्मेलन में कहा कि सुबोध राकेश भीड़ ही नहीं जुटा सके। इसके साथ ही ममता राकेश ने सुबोध राकेश पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें भगवानपुर विधानसभा के हर वर्ग में जाकर देखना चाहिए कि विकास कार्य हुए हैं या नहीं। ये बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं था, ये बसपा की रैली थी, चुनावी रैली थी, और जो इतना सफल नहीं था जितनी की उम्मीद लगाई जा रही थी। जैसा कि बसपा के नए नए नेता अभी अपने घर में बता रहे हैं कि घर में गए हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ 10 से 15 हज़ार की भीड़ होगी। उस लिहाज से कुछ भी नहीं था, मुश्किल से 1.5-2 हज़ार आदमी यहाँ पर वो पूरी मुशक्कत के बाद जुटा पाए। नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पर्यटक नैनीताल माल रोड और झील में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं प्रशासन भी अपनी तैयारी पूरी करे हुए है। डीआईजी के मुताबिक नए साल के मौके पर जश्न के दौरान हल्द्वानी नैनीताल रूट पर जाम के हालात पैदा न हो, इसको देखते हुए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही कोविड नियमों का पालन भी कराया जा रहा है। उसके लिए अभी इंतज़ाम, जो पार्किंग की व्यवस्था हम लोग और टाइम भी करते थे नैनीताल के शहर के अंदर और बाहर। शहर में जब पार्किंग फुल हो जाती है या 75% से ज़्यादा पार्किंग फुल हो जाती है तो हम लोग रूसी बाईपास में उसको रुकवाते। तो पिछली बार जो हम लोगों ने व्यवस्था की उसी को करेंगे और बाइकर्स को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। जो 31 का न्यू ईयर है उसमें जो पर्यटक बड़ी संख्या में आने की संभावना है, क्योंकि सारे होटल्स की बुकिंग अब तक के जो है वो फुल है, चाहे जिम कॉर्बेट हो या नैनीताल हो। उसमें पूरा ट्रैफिक प्लान हमारा तैयार है। पार्किंग स्थल कितने होंगे, कहाँ कहाँ गाड़ियाँ लगेगी, वो हमने आज ही जो है वो जारी किया हुआ है ट्रैफिक प्लान पर्यटकों की सुविधा के लिए। और जो शासन से जो गाइडलाइन आई है कोविड की, उसका भी पूरा जो है पालन किया जाएगा। नैनीताल पहुंचे पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान डीजीपी ने बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर जनता से अपील की। कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन किया जाए। इसके साथ ही डीजीपी ने पुलिस विभाग को भी निर्देशित किया। बीच का पीरियड ऐसा था जब जो है कोरोना लगभग 0 के बराबर था, तो इसलिए जो है उसके अनुपालन में शिथिलता दी गई थी। किंतु दोबारा से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, तो हमने समस्त पुलिस को निर्देशित कर दिया है कि खुद भी पालन करें जो कि कोरोना की गाइडलाइंस है, और जनता से भी पालन करवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हल्द्वानी दौरे में भाजपा के लिए कुमाऊं मंडल की नींव को मजबूत करने का काम कर दिया है। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने मंच से प्रदेश की जनता को करोड़ों रुपए की सौगात दी, तो वहीं विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोला। देखिए ये रिपोर्ट। कुमाऊं दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में हल्द्वानी शहर भगवा रंग में रंगा नजर आया। हल्द्वानी के MBPG कॉल के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही पूरा मैदान मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। मंच पर पहुंचकर पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,547 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें 23 विकास योजनाएं शामिल है। 300 मेगावाट की UJVNL की लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना का शिलान्यास। 13 जिलों में जल जीवन मिशन के तहत 73 वाटर सप्लाई स्कीम की योजना का शिलान्यास। एम्स सैटेलाइट केंद्र का शिलान्यास। PMGSY के 151 मिसिंग पुल का शिलान्यास। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज की सौगात। 24 घंटे 7 दिन पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत नो STP का शिलान्यास। एशियन हाईवे से नेपाल तक कनेक्टिविटी का शिलान्यास। 99 किलोमीटर कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी नगीना से काशीपुर। 32 किलोमीटर टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड का लोकार्पण। टनकपुर पिथौरागढ़ पर बैलखेत से चंपावत तक ऑल वेदर रोड का लोकार्पण। तिलोन से चुरानी तक ऑल वेदर रोड परियोजना का लोकार्पण। UJVN की 5 मेगावाट की सुरिंग्ड जल विद्युत परियोजना लोकार्पण।
नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत रामनगर नैनीताल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण। आज हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ तेज गति से देश को नई ऊंचाई पर ले जाने में जुटी है। आज ऊधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट केंद्र और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। इन दोनों अस्पतालों से कुमाऊं और तराई क्षेत्रों के लोगों को बहुत मदद मिलेगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को भी जल्द शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी की जो बहुत बड़ी चुनौती रही है, उसे भी हम दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं इन सौगात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से बिना नाम लिए विपक्षियों पर अपनी कमान से कई तीर छोड़कर प्रहार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष दिन रात झूठ बोल रहा है। कुछ पार्टियों ने अफवाह फैलाने का काम शुरू कर दिया है। आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है, तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है, और वो दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह बनाओ, फिर उसे प्रभावित करो और उसी अफवाह को सच मान दिन रात चिल्लाते रहो। वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है, तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। मुझे बताया गया है कि यहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। साथियों, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है, और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। कुमाऊं मंडल में करोड़ों की सौगात देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं न कहीं कुमाऊं विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से बड़ी बड़ी सौगात देकर जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, उसका फायदा भाजपा को 2022 में मिलेगा या नहीं। क्या एक बार फिर से उत्तराखंड की जनता पर मोदी मैजिक काम करेगा या नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2022 की बिसात के लिए 60+ का लक्ष्य हासिल करने वाली बीजेपी ने चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दी है। कुमाऊं में पीएम मोदी की रैली कराने का बीजेपी का क्या कुछ सियासी मकसद था, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे और इसके साथ भी बताएंगे कि कांग्रेस के गढ़ पर कैसे सेंध मारने की भाजपा ने कोशिश की है। एक पड़ताल। उत्तराखंड राज्य गढ़वाल और कुमाऊं 2 क्षेत्रों में बटा है। गढ़वाल में 41 सीटें और कुमाऊं की 29 सीटें मिलाकर 70 विधानसभा सीटें प्रदेश में है। गढ़वाल के बाद बीजेपी का फोकस कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले कुमाऊं की 29 सीटों पर है। कुमाऊं में प्रधानमंत्री मोदी की रैली कराने के पीछे के सियासी मायनों को तलाशा जाए तो तस्वीर ये उभर कर आती है कि बीजेपी ने कुमाऊं की सीटों पर सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की है। कुमाऊं में प्रधानमंत्री मोदी की रैली कराने के लिए बीजेपी ने हल्द्वानी को ही क्यों चुना, इसके पीछे भी राजनीतिक कारण है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन और यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी के बाद से बीजेपी की नजर हल्द्वानी सीट के साथ साथ आसपास की सीटों पर बना है। पीएम मोदी के हल्द्वानी में कराई गई रैली के जरिए बीजेपी तराई सीटों को भी फोकस करना चाहती है, जो किसान आंदोलन की वजह से छिनने का डर बीजेपी को सता रहा है। अब भाजपा किसानों को अपने पक्ष में करने में जुटी है। 17,500 करोड़ की सौगात तो प्रधानमंत्री मोदी कुमाऊं को दे गए हैं।
और उनकी रैली में उमड़ी जनता की भीड़ से पार्टी के दिग्गज चुनाव में अपनी जीत को तय मान बैठे हैं। लेकिन कुमाऊं की सीटों के समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी के कितने काम आएगी, ये तो चुनावी परिणाम ही तय करेंगे। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात स्वास्थ्य की करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट आई जिसने स्वास्थ्य सूचकांक में ये बात साबित करी कि उत्तराखंड एक पायदान और नीचे खिसक गया है। जहां उत्तराखंड में पिछले साल 14वीं रैंक को हासिल किया था, तो इस बार 15वें पायदान पर पहुंच चुका है। हालांकि क्रमिक सुधार में ये मामला सामने आया है कि उत्तराखंड 13वें पायदान पर है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बात कही है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की उत्तराखंड में काफी कमी है। एक रिपोर्ट। नीति आयोग ने देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मानक पर चौथे सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को उन 4 राज्यों में शामिल किया गया है जिनकी श्रेणी नीचे गिरी है। हालांकि क्रमिक सुधार में उत्तराखंड ने 0.58 अंक का इजाफा किया है। कुल 44.21 अंक लेकर भी राज्य एक पायदान नीचे खिसक गया है। लिंगानुपात में प्रदेश को 1000 बालकों में 840 बालिकाओं के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य में शामिल किया गया है। कार्यालयों में आईटी के इस्तेमाल के मामले में भी उत्तराखंड को पिछड़े राज्यों में शामिल किया गया। इसके साथ ही फर्स्ट रेफरल यूनिट के मामले में भी प्रदेश में 21.7% की गिरावट दर्ज की गई है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी प्रदेश का प्रदर्शन खराब रहा। सुशासन और सूचना प्रसार के क्षेत्र में उत्तराखंड 11वें स्थान पर रहा है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के मामले में उत्तराखंड 6ठे स्थान पर है। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा दर्शाई गई है। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन भी किया। इनमें जिला अस्पतालों की संख्या, मृतकों की सूचना दर्ज करने के साथ टीबी के मामलों की सूचना रखना शामिल है। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। हालांकि तसल्ली देने के लिए इतना काफी है कि अन्य कुछ क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन उत्तराखंड ने किया है, लेकिन राज्य के लिए चुनौतियां कम नहीं है। विकास को लेकर सरकार काम तो कर रही है, लेकिन इन कामों में और गंभीरता लाने की जरूरत है ताकि खिसकने के साथ उत्तराखंड विकास के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले 4 साल से देहरादून नगर निगम क्षेत्र में एलईडी लाइट की मेंटेनेंस का काम देख रही संस्था ने 1 जनवरी से कार्य ठप करने की चेतावनी दी है। ये चेतावनी कंपनी का भुगतान न होने पर दी गई है। अगर समय रहते नगर निगम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। एक रिपोर्ट। जब से देहरादून में ईईएसएल ने एलईडी लाइट लगाने का काम शुरू किया है, तभी से ईईएसएल सवालों के घेरे में घिर गई है। इसी को लेकर नगर निगम की तरफ से कई बार कंपनी को नोटिस भी भेजा जा चुका है और चेतावनी भी दी गई है। लेकिन अब ईईएसएल कंपनी का जिस आस्था इलेक्ट्रिकल कंपनी से लाइटों की मेंटेनेंस को लेकर टाइप किया हुआ था, उसके साथ भी भुगतान को लेकर तकरार शुरू हो गई है। आस्था इलेक्ट्रिकल के एमडी कमल मित्तल ने बताया कि उनकी कंपनी द्वारा एलईडी लाइट का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है, लेकिन उनके भुगतान में लगातार देरी हो रही है, जिसकी वजह से अब उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जिसे देखते हुए अब उन्होंने 1 जनवरी तक भुगतान न होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी है। ईएसएल से मीटिंगें भी की और उनको लिखित में भी अपने प्रार्थना पत्र दिए, परंतु उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमने ईएसएल को फाइनल नोटिस दे दिया है कि अगर हमारी राशि 1 जनवरी 2022 से पहले रिलीज नहीं की जाती, और इसकी सूचना हमने अग्रिम रूप से नगर निगम को भी दे दी है कि हम 1 जनवरी 2022 से स्ट्रीट लाइट के लगाने और उनकी देखभाल से संबंधित सारे कार्य बंद कर देंगे। वहीं नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि आस्था इलेक्ट्रिकल का एक शिकायती पत्र नगर निगम को मिला है, जिसके आधार पर अब नगर निगम ने ईईएसएल कंपनी को एक नोटिस भेजकर समय से भुगतान करने की भी बात कही है। इसके लिए ईएसएल को एक पत्र प्रेषित कर दिया गया कि आस्था द्वारा हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा भुगतान के संबंध में हमें बताया गया। तो हमने ईएसएल को इस संबंध में सूचित कर दिया कि अगर भविष्य में इस तरह की कोई संभावना बनती है कि उनके द्वारा कार्य रोका जाता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी ईएसएल की होगी, और इसके लिए वो अपने संसाधनों के माध्यम से इस चीज़ को दुरुस्त कर ले। अब देखना ये होगा कि नगर निगम के नोटिस के बाद ईईएसएल कंपनी भुगतान करेगी या नहीं।
और अगर नहीं किया तो क्या इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा? टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। नाबार्ड के आयोजित सेमिनार में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। प्रदेश के विकास के लिए नाबार्ड के सहयोग को सराहा। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए अहम फैसले। कोरोना को लेकर सरकार का फैसला, सख्ती से गाइडलाइंस का होगा पालन। नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। नैनीताल में कोविड नियमों का सख्ती से पालन, जाम से निपटने के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त। और कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए देहरादून में एंट्री के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी। डीएम ने जारी किया आदेश।